इधर शाम होने पर जब रिया और राहुल घर आते हैं तब उन्हें धनंजय पूछता है कि अरे आ गए तुम लोग। विनय और तरुण कहाँ रह गए? रिया और राहुल यह सुनकर चौंक जाते हैं और घबरा जाते हैं। इसके बाद दोनों धनंजय को सारी बातें बताते हैं। अरे यह क्या किया तुम लोगों ने? जल्दी से उन्हें कॉल करो और पूछो कि वो कहाँ हैं। राहुल ने डरते हुए कॉल लगाया लेकिन उनका फोन नहीं लगा। उनका फोन नहीं लग रहा है। मुझे तो लगता है कि वह जब किसी मुसीबत में होंगे। हमें एक बार वहां चलकर देखना चाहिए। तुम यही रुको, मैं ढूंढने जाता हूँ उन्हें। नहीं अंकल, आप रहने दीजिए। अगर आपको किसी ने उस तरफ जाते देख लिया तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। हमें यहाँ ज्यादा लोग नहीं जानते हैं, इसलिए हम दोनों ही उन्हें ढूंढने जाएंगे। राहुल के बहुत समझाने के बाद धनंजय उन्हें जाने की इजाजत देता है। इसके बाद राहुल और रिया उस विला की ओर निकल पड़ते हैं। कुछ दूर चलने के बाद दोनों विला पर पहुंच जाते हैं। राहुल, मुझे तो डर लग रहा है। यह विला कितना पुराना है। यहाँ तो कोई आता भी होगा। मुझे लगता है हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। हाँ, यहाँ डरावना तो है, लेकिन हम हमारे दोस्तों को ऐसे किसी मुसीबत में नहीं छोड़ सकते हैं। राहुल बहादुर और समझदार लड़का था। वो रिया की हिम्मत बढ़ाता है और दोनों उस विला के अंदर पहुंचते हैं। विला के अंदर सन्नाटा छाया था, वहां कोई नहीं था। तभी उन्हें दीवार पर किसी की परछाई दिखाई देती है। जैसे ही वह पीछे देखते हैं वहां कोई नहीं होता है। यह देखकर दोनों थोड़ा डर जाते हैं कि शायद तरुण और विनय कोई शरारत कर रहे हैं। विनय, तरुण, अगर तुम लोग यही हो तो प्लीज मजाक बंद करो और बाहर आ जाओ। रिया की आवाज लगाने पर भी वहां कोई नहीं आता है। मुझे लगता है वो यहाँ से चले गए होंगे। पर अगर हम यहाँ तक आए हैं तो हमें एक बार दूसरे कमरे में भी देख लेना चाहिए। हो सकता है वो अंदर ही कहीं हो। इसके बाद रिया और राहुल कुछ और देर उन्हें ढूंढते हैं। तभी अचानक राहुल को विनय का जूता दिखाई देता है। रिया, इधर आओ, देखो जरा, ये विनय का जूता है। इसका मतलब है वो यहाँ आए थे। पर अगर जूता यहाँ है तो जरूर वो किसी मुसीबत में होंगे। हमें उन्हें जल्दी से ढूंढना चाहिए। पर अभी हमने सब जगह देख लिया, वो कहीं नहीं है। और वो लोग यहाँ से बाहर भी नहीं गए, तो कहाँ हो सकते हैं वो आखिर? ऐसा भी तो हो सकता है कि वो दोनों इसी विला में कहीं ऐसी जगह हो जो हम देख नहीं पा रहे हैं। हाँ, बात तो सही है तुम्हारी। हमें कोई छिपी हुई जगह ढूंढनी होगी जो हमें सामने से नहीं दिखाई दे रही है। इसके बाद दोनों वहां बारीकी से छानबीन करते हैं। कुछ देर ढूंढने के बाद, हे राहुल, यह देखो। क्या हुआ? तुमने गौर किया? यहाँ सब चीजों के ऊपर धूल चढ़ी है, पर यह बुक शेल्फ बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। हो सकता है इसके पीछे कुछ हो। चलो इसे हटाकर देखते हैं। इसके बाद राहुल जैसे वह बुक शेल्फ हटाता है, दोनों चौंक जाते हैं। वो देखते हैं कि वहां से एक सुरंग बनी हुई है। हमें इस रास्ते पर चलकर देखना चाहिए कि यह रास्ता कहाँ जाता है। पर इसमें खतरा हो सकता है। पर हम कर भी क्या सकते हैं? जब तक हम अंदर जाकर नहीं देखेंगे तब तक कैसे पता चलेगा कि रास्ता कहाँ जाता है? इसके बाद दोनों उस सुरंग के रास्ते आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते दोनों घने जंगल में पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती है। आवाज सुनकर दोनों तुरंत एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। सेठ जी, उन लड़कों का क्या करना है जो हमें विला में मिले थे? मार दो उन्हें भी। अगर उन्होंने हमारे काम के बारे में किसी को बता दिया तो हमारा जमा जमाया सारा धंधा चौपट हो जाएगा। ये बातें सुनकर राहुल और रिया को कुछ बातें समझ आती है कि जरूर ये लोग तरुण और विनय की बातें कर रहे हैं। रिया, हमें आगे बढ़कर देखना चाहिए कि ये मामला क्या है। इसके बाद रिया और राहुल आगे बढ़ते हैं और झाड़ियों के पीछे छुपकर जब सारा नजारा देखते हैं तो चौंक जाते हैं। वो देखते हैं कि वहां पेड़ों की कटाई चल रही है। एक आदमी सबको निर्देश दे रहा है। यह देखकर राहुल और रिया को सारी बात समझ आती है। अरे राहुल, यहाँ तो कुछ और ही मामला है। यह लोग उस विला के नाम पर लोगों को डराकर यहाँ अवैध व्यापार चला रहे हैं। मुझे तो लगता है कि ये सब मुखिया जी का किया धरा है। आखिर विला तो उन्हीं का है ना? हाँ रिया, लेकिन यह जो आदमी तुम देख रही हो ना, ये नरेंद्र सेठ है। और हो सकता है कि इस सब काम के पीछे यही हो। जहाँ तक मुझे पता है, ये साधारण पेड़ नहीं है, यह चंदन के पेड़ है।
चलो हमें जल्दी से सबको बताना होगा। पर हमारे दोस्तों की जान खतरे में है, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। तुम जल्दी से अंकल को कॉल करो और उन्हें सारी बात बता दो। इसके बाद रिया धनंजय को सारी बात बताती है। कुछ देर के बाद धनंजय पुलिस के साथ वहां आ जाता है। यह सब देखकर नरेंद्र सेठ चौंक जाते हैं। पुलिस उन सबको गिरफ्तार कर लेती है और तरुण और विनय को भी छुड़ा लेती है। इसके बाद सभी गांव में आ जाते हैं। गांव के लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं। देखिए, आप सबके सामने है उस विला के पीछे का सच। नरेंद्र सेठ उस विला के नाम पर आप सभी को डरा के जंगल में चंदन का अवैध व्यापार कर रहे थे। अब आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, वहां कुछ भी नहीं है। सभी गांव वाले यह बात सुनकर चौंक जाते हैं। पर अगर तुम्हें उस विला के पीछे यह सब करना था तो वो मुझे क्यों बेचा? अगर मैं अपने ही घर से सबको डराता तो लोगों को मुझ पर शक हो जाता, इसलिए मैंने पहले तुम्हें वो घर बेचा, फिर तुम्हारे परिवार को वहां से डरा कर भगा दिया, जिससे मेरा काम बहुत आसान हो गया। पर मुझे एक बात समझ नहीं आई कि हमने जो परछाई देखी थी वो क्या था और हम बेहोश कैसे हो गए? हमने प्रोजेक्टर से वो शेडो बनाई थी, जिससे देखकर तुम लोग डर गए थे, और जो भी वहां जाता उन पे ऑटोमेटिक गैस का स्प्रे कर उन्हें बेहोश करके उन्हें जंगल में मार कर जंगली जानवरों के इलाके में फेंक देते थे। वैसे भी उस इलाके में कोई नहीं जाता था। एक बात और है, हमने मुखिया जी को भी विला की तरफ से आते देखा था। आप वहाँ क्या कर रहे थे? वो विला मैंने बहुत सारे पैसे देकर नरेंद्र से खरीदा था, इसलिए मैंने कई बार कोशिश की वहां जाकर उस विला के रहस्य के बारे में पता लगाने की, लेकिन आज तक मैं अंदर नहीं जा पाया। मेरी हिम्मत नहीं हुई, इसलिए मैं बाहर से ही लौट आया। पर तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद है राहुल और रिया, तुम दोनों ने बहुत बहादुरी से इस रहस्य का पता लगाया है और हमें हमेशा के लिए इस विला के डर से मुक्त कर दिया। इसके बाद सभी लोग राहुल और रिया को धन्यवाद करते हैं और पुलिस नरेंद्र को पकड़ के ले जाती है और सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिनों की छुट्टियां मनाने के बाद सभी दोस्त वापस अपने शहर लौट जाते हैं। ये कॉलेज के आखिरी हॉलीडे शायद वो कभी नहीं भूल पाएंगे।